नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना का डेटा रिलीज किया है। क्या है ये कास्ट सेंसस और क्या इसका इम्पोर्टेंस है आम जनता के लिए? कास्ट सेंसस कितना उपयोगी है या नहीं? क्या बिहार सरकार को कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना कराने का अधिकार है कि नहीं? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिर कैसे बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस का डाटा पब्लिश कर दिया? कैसे? कास्ट सेंसस की माने तो डाटा इस प्रकार है: अपर कास्ट 15.5%, बैकवर्ड कास्ट 27.1%, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कास्ट 36%, शेड्यूल कास्ट 19.6%, शेड्यूल ट्राइब 1.6%। और इन सब को मिला लेते हैं SC प्लस ST प्लस OBC को, तो बैठता है ये अराउंड 84%। और बिहार सरकार ने इसके साथ साथ रिलीजियस डाटा भी रिलीज़ किया है, जिसमें हिंदू हैं 82%, मुस्लिम हैं 17.7%। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जातियां हजारों सालों से हैं और इसका प्रभाव स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरियों में भी पड़ता है, यहाँ तक कि राजनीति पर भी पड़ता है। और जो गवर्नमेंट है जातिगत जनगणना और कास्ट सेंसस जो है वो कराती है, उससे जो डाटा आता है उसका यूज़ जो पब्लिक है उसके लिए पॉलिसी फॉर्मेशन में यूज़ करती है कि उनकी सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके बेसिस पे जो है पॉलिसीज बनाती है, जिसके लिए हेल्पफुल रहता है ये डाटा उनके। क्या बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के बाद रिजर्वेशन की मांग फिर से उठने लगेगी? और हो सकता है कि जो अपोजिशंस पार्टी हैं उनका जिन जिन राज्यों में शासन है वो कास्ट सेंसस कराने की तैयारी में जुट जाएं और ये नैरेटिव सेट करें कि अधिकतर क्षेत्रों में किसी विशेष जाति का ही डोमिनेंस है। बिहार सरकार को कास्ट सेंसस कराने का अधिकार है कि नहीं? जब 2022 में बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस कराना शुरू किया था, तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है केंद्र सरकार ने कहा था कि जनगणना वैधानिक प्रक्रिया है। यह जनगणना अधिनियम 1948 के जरिए शासित होती है और इसका अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को राज्य में जाति जनगणना कराने के बिहार सरकार के 6 जून 2022 के फैसले को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अभ्यास पूरी तरह से वैध था। इसे न्याय के साथ विकास मुहैया कराने के वैध उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। जो कास्ट सेंसस हुआ है वो भारत में 90 साल बाद किया गया है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना होगा। जब भारत गुलाम था यानी अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश रूल था, तो 1881 से पहले हमारे देश में कभी भी कोई जातिगत जनगणना नहीं की गई। जब अंग्रेज़ों ने ये माना कि पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, क्योंकि भारत में जातियां हजारों सालों से हैं, तो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए, तो उन्होंने जातिगत जनगणना 1881 में पहली बार शुरू की और ये भी निश्चित किया कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। फिर जो इसमें होता ये है कि रियलिटी चेक होता है, घर घर जाकर के जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है कास्ट वाइज और उसको कंसोलिडेट करके कास्ट सेंसस बनता है। कास्ट सेंसस से जो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को बूस्ट मिला और उससे पॉलिसी फॉर्मेशन हुआ। 1902 में कोल्हापुर और मैसूर में नॉन ब्राह्मण्स का जब रिजर्वेशन शुरू हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और इसके विरोध में गांधी जी खड़े हो गए और गांधी जी ने यहाँ तक कि पूना में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ और दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ अनशन किया और बाद में वो पूना पैक्ट किया गया। क्या था पूना पैक्ट, उसकी पूरी डिटेल का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसे आई बटन पर जाके आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। तो
उसके बाद गांधी जी ने इसका विरोध किया और पूना पैक्ट हुआ, जिससे कि वो खारिज हो गया। लेकिन अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए रिजर्वेशन तो सुनिश्चित करा ही दिया। 1931 में अंग्रेजों द्वारा लास्ट कास्ट सेंसस किया गया था और 1941 में भी किया गया, लेकिन उसमें डाटा तो कलेक्ट किया गया लेकिन उसको रिलीज और पब्लिश नहीं किया गया। फिर 1951 में किया गया, जिसमें SC ST का डाटा था लेकिन OBC का डाटा नहीं था, और जो अदर इकोनॉमिकल और सोशल बैकवर्ड क्लासेस थी उनको अपर कास्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन 1953 में गवर्नमेंट ने उनकी कंडीशंस को जानने के लिए काका कालेलकर कमीशन का गठन किया, जिन्होंने 1931 के डाटा को यूज़ करके कास्ट सेंसस के डाटा को और अपनी रिपोर्ट बनाई और पेश की और रेकमेंडेशन दी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए जो है रिजर्वेशन देना चाहिए। और उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट को, जो काका कालेलकर कमीशन ने रेकमेंड की थी, उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन उसी समय दो ऐसे स्टेट थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उन्होंने काका कालेलकर कमीशन की रेकमेंडेशंस को अपने स्टेट में एग्जीक्यूट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया और स्टेट लेवल पर OBC को कोटा अलॉट कर दिया। 1977 में जनता दल की सरकार बनी, जो कि पहली नॉन कांग्रेसी सरकार थी। फिर मंडल कमीशन का गठन किया गया और मंडल कमीशन ने पूरा स्टडी करने के बाद अपनी रेकमेंडेशन और रिपोर्ट पेश की। बताया कि भारत में 52% OBC हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में 12.5% और टॉप ब्यूरोक्रेसी में 4.7% ही उनका रिप्रेजेंटेशन है और ज़्यादातर क्षेत्रों में अपर कास्ट का डोमिनेंस है। फिर क्या था, इसके बाद शुरू हुई रिजर्वेशन की मांग, और काशीराम का नारा याद है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कमीशन में कहा गया कि मेरिट इटसेल्फ इज ए लार्जली ए प्रोडक्ट ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल प्रिविलेजेस। मेरिट एंड इक्वलिटी शुड बी व्यूड इन ए प्रॉपर perspective and the element of privileges should be duly recognized and discounted for when unequal made in same race। यानी कि जब कोई पिछड़ा वर्ग या इकोनॉमिकल और सोशल पिछड़ा वर्ग को सेम रेस में लाना होगा तो रिजर्वेशन उन्हें देना होगा अपलिफ्ट करने के लिए। ये मंडल कमीशन ने रेकमेंड किया। मंडल कमीशन ने OBC के लिए 27% कोटा रेकमेंड किया। आप सोच रहे होंगे 27 ही क्यों, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि 1962 में MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का एक केस था, जिसमें कोर्ट ने जो है 50% का रिजर्वेशन पर सीलिंग लगा दिया कि कोई भी स्टेट 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का कोटा नहीं दे सकती। और उसी को 1992 में 9 जजेस की बेंच ने उसको अपहेल्ड किया उस फैसले को। इसीलिए जो है ऑलरेडी SC ST का 22.5% तो ऑलरेडी था ही रिजर्वेशन, उसके बाद बचता है वो 27 पॉइंट समथिंग, तो 27% इसीलिए रेकमेंड किया मंडल कमीशन ने। फिर 1989 में BP सिंह की सरकार बनी, BP सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जो मंडल कमीशन की रेकमेंडेशन थी उनको इम्प्लीमेंट कर दिया और OBC को जो है रिजर्वेशन दे दिया। बात आती है कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि एक रिटेल स्टोर भी कोई छोटा चलाता है तो वो भी अपने सारे सामान, सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स को अपने एक्सेल सीट में मेंटेन करके रखता है, जिससे अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर पाए। तो इतने बड़े देश जिसमें जातियां हज़ारों सालों से हैं, तो अच्छी पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए उन्हें जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर डाटा हो और वो अच्छे से जो भी सरकार हो वो देशवासियों के लिए सही से पॉलिसी बना पाएँ, उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएँ। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।